नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा, ये भारत का विचार रहा है। भारत का विचार रहा है अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। केवल वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं, उसके पहले भी जिस प्रकार से इस श्लोक में जो विचार दिया गया है, ये भारतीय प्रज्ञा, भारतीय मनीषा को दर्शाता है कि किस प्रकार से हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ये सनातन विचार है। लेकिन वर्तमान दौर में जब हम देखते हैं वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से विचारधाराओं के मध्य संघर्ष जगह जगह देखने को मिलता है, विभिन्न देशों में देखने को मिलता है, और जब कहीं दूर फ्रांस जैसे देश में यदि कोई घटना होती है, उसके विरोध में भारत में प्रदर्शन होते हैं, और केवल साधारण प्रदर्शन नहीं होते हैं, अपितु हम कह सकते हैं कि ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं जिनके मायने कुछ अलग तरीके से भी निकाले जा सकते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि विश्व भर में जिस प्रकार से विचारधाराएं, अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उससे दो कदम आगे जाकर जब उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, तो ये पूरे विश्व के बुद्धिजीवियों के लिए एक विचार करने का विषय होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वैश्विक स्तर पर विचारधाराओं का संघर्ष, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान प्रताप भानु सिंह जी शेखावत। प्रताप भानु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप भानु जी हिंदू जागरण मंच के प्रांत अध्यक्ष हैं। सबसे पहले प्रताप भानु जी, आपसे चर्चा यही करना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरे विश्व में स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, विचारधाराओं का संघर्ष, और संघर्ष भी हम ये कहें कि खूनी संघर्ष एक प्रकार से जैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये विचारधाराओं का संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ होगा, क्या कारण रहे होंगे? मुझे लगता है जब से लोगों के अंदर एक कट्टरवाद मन में आने पैदा हुआ है जी, जैसे जैसे धीरे धीरे कट्टरवाद मन में पैदा हुआ है, तब से ये विचारधाराओं में और परिवर्तन आने लगा है। और ये बहुत लंबा समय इस बात को नहीं हुआ है, पर ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। इस पे अपन अगर रोकने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इस विचारधारा को अपन बदलें जी। तो ये इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी चाहिए। तो ये भी कहा जा सकता है कि जिस दौर में मानव का विकास हुआ, जिस समय शिक्षा आगे बढ़ने लगी, और जब वो शिक्षा बिना संस्कारों के आगे बढ़ने लगी, व्यक्ति शिक्षित तो हो गया लेकिन उसमें उचित संस्कार नहीं रहे, उसमें भावना नहीं रही, उसमें दया और करुणा जैसे संस्कार जब गायब हो गए, तब कहा जा सकता है कि इस प्रकार का संघर्ष आगे बढ़ा। प्रताप भानु जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देश में आतंकवादी घटनाएं जब कभी हुआ करती थी, दो पक्ष आमने सामने हुआ करते थे सामान्य रूप से, चाहे मीडिया की बात करें, चाहे राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे सामान्य समाज की बात करें। जब भी कहीं कोई आतंकवादी हमला हुआ, कहीं कोई बम विस्फोट हुए, उस दौर में ये कहा जाता था कि ये एक विशेष प्रकार का आतंकवाद है, और फिर दूसरे तरफ के पक्ष हम कह सकते हैं कि दूसरा उसको नाम देते थे। बहुत दिनों तक इस्लामिक आतंकवाद की भी चर्चा इस देश में होती रही, और जब 10 वर्ष तक यूपीए की सरकार रही तो एक नया शिगुफा हिंदू आतंकवाद शब्द लेकर भी छोड़ा गया। जो दोनों तरह के जो विचार थे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या राजनीति ने इनको टूल बनाया है? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। मुख्य रूप से राजनीति ने इसको टूल बनाया है जी। और जैसा कि आपने भी बताया कि हिंदू आतंकवाद, जैसे भगवा आतंकवाद, ऐसा एक कांग्रेस के किसी सम्मेलन में इस तरीके की बात आई, उसके बाद से ये नाम, उसके पहले कोई नाम इस तरीके का नहीं था। जबकि ऐसा कहीं नहीं है कि हिंदू या भगवा आतंकवाद कहीं है, ऐसा कहीं पूरे विश्व में इस तरीके की विचारधारा ना तो है, ना कहीं इस तरीके का हमें कोई उदाहरण मिला है। किंतु अब हमें जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सभी लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये तो हमें ये तो देखना पड़ेगा ये कहाँ से निकल के आ रहा है, ये तो तय करना पड़ेगा कि इसके अंदर किस घर से निकल रहा है ये आतंकवाद और पूरे विश्व के अंदर फैल गया है जी। जैसा कि अब आप कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद है, पहले केवल हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश था जो इससे ग्रस्त था। अब पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है, पूरे विश्व के अंदर देखा जा रहा है कि ये किस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है जी। तो निश्चित रूप से हमें ये तो तय करना ही पड़ेगा कि आतंकवाद की जड़ कौन सी है जी, क्या है इसकी जड़, उस पे जाना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि ये किस घर से निकल रहा है जी। तो ये तय करना पड़ेगा कि आतंकवाद कहाँ से निकल रहा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ हैं, ऐसा कहना है प्रताप भानु जी का कि उन जड़ों तक यदि पहुँचेंगे तो हो सकता है किसी न किसी निष्कर्ष तक भी पहुँचा जाए। और जहाँ तक बात आती है भगवा आतंकवाद के विषय में, जो एक थ्योरी गढ़ने का जो
प्रयत्न किया गया, उस पर भी प्रताप भानु जी का कहना है कि यह संभव ही नहीं है। पूरे विश्व को जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने, जिस प्रकार से सनातन परंपराओं ने जो संस्कार दिए हैं, जो विचार भारत लेकर गया है पूरे विश्व में, वो विचार रहा है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व के कल्याण की बात कही जाती है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी मंदिरों में देखने को मिलता है, जहां केवल ये नहीं कहा जाता कि भारत में रहने वाले सुखी हों, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका जय घोष रोज प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन होता है। नित्य प्रतिदिन विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसा उदात्त विचार। और इतिहास भी इस बात को की गवाही देता है कि भारत कभी भी विश्व में युद्ध लेकर नहीं गया है। भारत यदि कुछ लेकर गया है विश्व में तो वो शांति लेकर गया है, वो ज्ञान लेकर गया है। लेकिन जब जब भी विश्व के किसी भी देश ने, किसी भी विचार ने भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखने की कोशिश की, तो भारत ने एक विकल्प अवश्य प्रस्तुत किया है। भारत ने कहा है हम बुद्ध के देश हैं, लेकिन सामने वाला बुद्ध चाहता है या युद्ध चाहता है, वो उसकी मर्जी है और उसी के अनुसार ये सारी चीजें चलने वाली हैं। प्रताप भानु जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने बात कही कि एक दौर में केवल भारत परेशान रहता था आतंकवाद से, लेकिन 9/11 के बाद 9/11 का जो हमला हुआ अमेरिका पर अलकायदा की तरफ से, जिस प्रकार से एक बार पूरे अमेरिका को हिला दिया गया, उसके बाद में पूरे विश्व का नजरिया बदल गया उस आतंकवाद को देखने का। क्या कहना चाहेंगे? ये स्पष्ट उदाहरण है 9/11 का जी। उसके पश्चात आप देखिए कि उसके पहले तक केवल यही माना जाता था, हम लोग ये सब, पूरा विश्व ये नहीं मानता था कि सभी जगह आतंकवाद है, केवल हिंदुस्तान इस आतंकवाद से ग्रसित था। किंतु 9/11 के बाद एकदम नज़रिया बदला है जी। और उसके बाद लोगों को समझ में आया कि आतंकवाद कहाँ है और ये कहाँ से पैदा होता है जी। आप देख चुके हैं कि कहाँ से पैदा हुआ है और अमेरिका ने उसको कहाँ पे मारा है। उसके पश्चात अभी आप देखेंगे तो कट्टरवाद कहाँ पैदा हो रहा है, किस जगह से बढ़ रहा है। अभी आप फ्रांस की तत्काली अभी की घटनाएं हैं फ्रांस की, वहाँ किस तरीके से इसको आप एक आतंकवादी घटना ही बताएंगे, हमला ही बताएंगे। हम तो उसको घटना नहीं कहेंगे, एक आतंकवादी हमला ही कहेंगे। ये एक हमला है और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। आप देखिए उसके पश्चात कुछ दिनों बाद ही अन्य देशों में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं जी। तो जब तक इन विषयों के ऊपर और इनके ऊपर चर्चा नहीं होगी, इनको रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा, ये पूरे विश्व के अंदर एक जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ा खतरा, एक संकट पैदा होने वाला है। उसके लिए हम चिंतित। प्रताप भानु जी, आपसे चर्चा हम ये भी करेंगे कि जिस प्रकार से फ्रांस में कोई घटना होती है और उसकी लपटें हिंदुस्तान में भी देखने को मिलती हैं, कहीं अमेरिका में कुछ होता है, उसको लेकर कुछ लोग तख्तियां लेकर भारत में भी सड़कों पर उतर आते हैं, कितना ठीक मानते हैं? ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि फ्रांस के अंदर घटना हुई और हिंदुस्तान में एक भोपाल शहर के अंदर बहुत अधिक संख्या के अंदर, जिसमें कांग्रेस के नेता भी सम्मिलित थे, उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया और इसके विरोध दर्शाया, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमें वहाँ की घटना से कोई लेना देना नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके का कोई कार्य नहीं होता। हमारे यहाँ पे सभी लोग आपसी सद्भावना से रहते हैं और आपसी सद्भावना से ही रहने का विचार रखते हैं। तो ये होना एक गलत संदेश जाता है और इससे देश के अंदर अराजकता फैलने का निश्चित रूप से एक प्रयास किया जा रहा है। तो प्रताप भानु जी का ये कहना है कि हमारे यहाँ के जो मुद्दे हैं उन पर यदि हम ध्यान देंगे, वास्तव में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की, शिक्षा है, बिजली है, सड़क है, पानी है, यहाँ के संस्कार हैं, हमारे देश की समृद्धि, हमारे देश की जो है आत्मनिर्भरता, वो किन विषयों को लेकर हो सकती है, यदि उन पर विचार किया जाए तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन प्रताप भानु जी, बात मानवाधिकारों की आती है, मानव के मूलभूत कुछ अधिकार हैं, और जब मूलभूत अधिकारों की, मानवाधिकारों की बात आती है तो हम चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जिस एक वर्ग को अधिकांश पूरे विश्व में एक प्रकार से अलग नज़रिए से देखा जाने लगा, उसी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व लोग करते हैं चीन में, उइगर नाम जो आता है, उइगर मुसलमानों को लेकर चीन की जो दमनकारी नीति है उसको लेकर मीडिया में कहिए या विश्व भर में कहिए बहुत कम चर्चा होती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान, वो चीन के साथ में जिस प्रकार के उनके संबंध हैं, लेकिन पाकिस्तान भी चीन में जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके विषय में कुछ नहीं बोलता है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें स्पष्ट रूप से ये देखा गया है कि जो अपने को ठीक लगता है
उसके ऊपर हम लोग काम करें। जैसे पाकिस्तान चीन से अच्छे संबंध बनाए हुए है, जबकि वहाँ पे जो उग्र मुसलमान हैं उनके साथ बहुत बर्बरतापूर्ण कार्य किए जा रहे हैं चाइना द्वारा। उनको आज उनके ऊपर मानवाधिकार की तो बात ही आप भूल जाइए, वहाँ पे कोई मानवाधिकार उनके ऊपर लागू नहीं है। उनको यहाँ तक कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उसके लिए भी उनको अनुमति लेनी पड़ती है। उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनके ऊपर दमन कार्य किया जाता है। और पाकिस्तान फिर भी चाइना का सपोर्ट करता है, चीन का सपोर्ट करता है। उसका कारण है चाइना से उनको आर्थिक सहयोग मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं, वो सहयोग मिल रहा है। तो ये एक जिसको अपन कहते हैं मानव अधिकार आयोग, तो मानव अधिकार आयोग भी अपने अपने मानव अधिकार किस किस तरीके से आपस यूज़ किए जा रहे हैं, उनको काम में लिया जा रहा है, वो एक अलग तरीके की अपनी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार किया जा रहा है। तो प्रताप भानु जी का ये भी कहना है कि यदि पाकिस्तान जो है वो चीन में जिस प्रकार से मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर खामोश रहता है, उन पर चुप रहता है, लेकिन भारत में जहाँ की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर सरकारें चलती हैं, इस आधार पर काम होता है, तो भी पाकिस्तान केवल अपने मित्र उसको चीन को खुश रखने के लिए अलग प्रकार के प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन पूरे विश्व में जब विश्व के बड़े नेता अलग अलग मंचों पर बैठते हैं और उस समय जब बात आती है मानवाधिकारों की, तो उस समय चीन में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं मुस्लिम समाज पर, उनको भी उठाया जाता है। आपसे बात प्रताप भानु जी ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमने पहले चर्चा की, 9/11 के बाद में अमेरिका का भी नजरिया बदल गया आतंकवाद को देखने का। जिस प्रकार से वहाँ पर जो कैंप थे या जो कुछ चीज़ें मीडिया के माध्यम से आ रही थी, जिस प्रकार से वहाँ भी सख्ती बरती गई और अनेक संगठनों का ये भी कहना था कि बहुत से लोगों के साथ में दुर्व्यवहार तक किया गया एयरपोर्ट पर। क्या कहना चाहेंगे, क्या अमेरिका का वो रवैया ठीक था? आप ये देखिए कि 9/11 के बाद किस प्रकार से आपने कहा दुर्व्यवहार किया गया। ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे जो अब अमेरिका के हैं उनके ऊपर देखा गया किस प्रकार से लोगों के कपड़े भी खुलवाए गए और उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, वीज़ा नहीं दिया गया और अलग अलग तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये सब 9/11 के बाद हुआ है जी। उससे पहले तक इस तरीके की बात नहीं थी। तो जैसे जैसे आतंकवाद बढ़ेगा इस तरीके की सख्ती भी बढ़ेगी। जबकि जैसा आपने अभी बताया, हिंदुस्तान में इस तरीके की, हमारे देश के अंदर इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाता है। हम लोग सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं जी, सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखते हैं। तो ये व्यवहार तो निश्चित रूप से अमेरिका के 9/11 के हमले के बाद ही बढ़ा है। अमेरिका में जो हमला हुआ 9/11 का, उससे पहले तक जब हम बात करते हैं एशिया में जिस प्रकार से शक्ति का संतुलन था, जिस प्रकार से अमेरिका का पलड़ा, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के प्रति कुछ नरम रहता था। क्या लगता है वहाँ पर जब अमेरिका ने खुद ने स्वयं ने वो दंश झेला आतंकवाद का, उसके बाद भारत की जो लड़ाई है आतंकवाद के विरुद्ध, उसको क्या बल मिल पाया है? निश्चित रूप से आपकी बात सही है। पूर्व में पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका का झुकाव रहा है, ये सब सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं जी। एशिया में पाकिस्तान के साथ उनका अच्छा व्यवहार रहा है, उनका सहयोग भी रहा है। किंतु 9/11 के आतंकी हमले के बाद जो इस्लामी आतंकवाद वहाँ पे फैला है जी, उसके पश्चात अमेरिका भी अपने आप में सतर्क हो गया और उन्होंने भी इस बात को समझा है कि ये इस्लामिक आतंकवाद ही है जिसकी वजह से ये सब अव्यवस्थाएं और हो रही हैं। तो उसके पश्चात निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का रुख बदला है। उन्होंने कड़ा रुख रखा है, उनकी जो भी उनको सहायता दी जाती है उसमें भी कटौती करी है और उसके पश्चात ही अमेरिका ने भारत देश के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयास किया है जी। प्रताप भानु जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से पिछले दिनों वहाँ अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए, पहले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो पाकिस्तान को लेकर नीति थी, सख्त नीति थी, इस्लामिक आतंकवाद को लेकर भी अनेक बयान उनके आए, विवाद भी बहुत हुए उनकी इस प्रकार की विचारधारा को लेकर, जिस प्रकार से एकदम वो कह सकते हैं कि सीधा अटैक करते थे अपने बयानों के माध्यम से भी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप हार गए चुनाव और बाइडेन जो नए राष्ट्रपति बने हैं, क्या लगता है विचारधाराओं का जिस प्रकार से संघर्ष है, जिस प्रकार से चीज़ें अमेरिका द्वारा नियंत्रित हो रही हैं, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद में क्या वैश्विक स्तर पर कोई बड़े परिवर्तन के संकेत मिलते हैं? ये बात सही है
कि डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास करते रहे जी। और वो जब तक रहे इसको आतंकवाद को समाप्त करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। किंतु वर्तमान और उसके पश्चात उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो नागरिक है उनको प्राथमिकता दी जाए। ये उनका विचारधारा रही है। चूँकि अब बदल गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति बदल गए हैं, बाइडेन आ गए हैं, तो निश्चित रूप से उनका थोड़ा सा झुकाव हो सकता है इस विषय पे पाकिस्तान के साथ रहे। किंतु मुझे नहीं लगता कि वो इस्लामी आतंकवाद के ऊपर अपना रुख कुछ नरम करेंगे। निश्चित रूप से वो भी इस इस्लामिक आतंकवाद के तो ऊपर कठोरता से कार्रवाई करेंगे। तो प्रताप भानु जी का ये भी कहना है कि चाहे अमेरिका में नेतृत्व बदल गया हो, लेकिन जिस अमेरिका ने खुद ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है, वहाँ के नागरिकों को जिस प्रकार से आतंकवादी हमलों में मरते हुए देखा है, फिर अमेरिका जिस प्रकार से प्रतिकार करता रहा है, चाहे इराक में अमेरिका की सेना गई हो, चाहे अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा हो, तो ऐसा लगता नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है उससे पीछे हटने की संभावना नजर नहीं आती। ये भी कहना है प्रताप भानु जी का। प्रताप भानु जी, विषय को थोड़ा सा दूसरी दिशा में लेकर जाएंगे और चर्चा ये करना चाहेंगे कि एक दौर ऐसा भी था जब देश में जो हम विचारधाराओं की बात करते हैं, अलग अलग जिस प्रकार से ध्रुवीकरण होते हैं, इस्लामिक आतंकवाद की बात कुछ लोग करते थे, कुछ राजनेता करते थे, कुछ सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी चीज़ें आती थी, लेकिन एक दौर में ये भी बात सुनने को आती थी कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मिशनरी जैसे हैं जो सेवा के बहाने धर्मांतरण करवाया करते हैं। उनके खिलाफ भी राजस्थान में भी और पूरे देश भर में भी अनेक जगह अनेक आंदोलन भी हुए, विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन पिछले कुछ समय से खामोशी नजर आती है उस वर्ग के प्रति जो सेवा की आड़ में धर्मांतरण करवाते थे। क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि धर्मांतरण का प्रयास लंबे समय से हमारे देश के अंदर किया जा रहा है जी। कुछ मिशनरीज हैं जो इस प्रकार का कार्य करती हैं, जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर मूल रूप से कार्य कर रहे हैं, और आदिवासी क्षेत्र के अंदर ये लोग चाहे किसी प्रकार का प्रलोभन देके अपने आप में इनको आगे बढ़ा के इनको धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है जी। जिसके ऊपर अभी आपने देखा होगा एक स्वतंत्रता विधेयक आया था जी। पूरे कई स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में वो लागू हुआ, किंतु राजस्थान में अभी तक नहीं लागू हो पाया है जी। ये केवल एक वही कारण है उसकी वजह से ये धर्म परिवर्तन का आधार बनाते हैं। मेरे को लगता है वो धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक राजस्थान में भी लागू होना चाहिए, जिसके पश्चात ये धर्मांतरण रुक सकेगा। और ये एक सेवा भाव नहीं है, इस सेवा भाव के पीछे छिपा हुआ एक अलग उद्देश्य है जी। एक एजेंडा है। उस एजेंडा के मार्फत ये सब कार्य किया जा रहा है जी। तो लगे हुए कुछ लोग हैं इस विषय में कार्य कर रहे हैं, पर ये इसके ऊपर भी निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। तो प्रताप भानु जी का ये भी कहना है कि सरकार को भी विचार करना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे संगठनों के प्रति जो सेवा की आड़ में धर्मांतरण के प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पूजा पद्धति की सबको स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है, और हम तो ये भी कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ ये कहा गया मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विचार के हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, आस्था अलग हो सकती है, लेकिन देश के जो मूल मान बिंदु हैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस देश में तो चारवाक जैसे ऋषि भी हुए, उन्हें भी महर्षि कहा गया, जिन्होंने अलग प्रकार के विचार दिए, बिल्कुल जिन्होंने ये भी कहा जाता है सामान्य समाज जीवन में, जिन्होंने कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इस प्रकार का विचार महर्षि चारवाक ने दिया। चारवाक से अनेक लोगों के मतभेद भी रहे, लेकिन उस दौर में भी चारवाक की गर्दन काटने का काम किसी ने नहीं किया। चारवाक के मत से भिन्नता रही, लेकिन उन्हें महर्षि कहा गया। ये इतना बड़ा, इतना विराट स्वभाव भारतीय समाज का रहा है, इतना उदात्त चिंतन भारतीय समाज का और सनातन परंपराओं का रहा है, लेकिन यहाँ यदि किसी वंचित वर्ग में, किसी आदिवासियों में, भोले भाले वनवासियों में, गिरिवासियों में जाकर कोई व्यक्ति सेवा के माध्यम से और धर्मांतरण करवाने का प्रयास करता है, तो उनके खिलाफ भी सज्जन शक्ति को एकत्र होना चाहिए। आपसे जानकारी ये चाहेंगे, जिस प्रकार
प्रकार से आप हिंदू जागरण मंच के माध्यम से समाज जागरण का काम करते हैं, विचारधारा को लेकर किस प्रकार की क्या कार्यशैली रहती है आपके संगठन की, किस प्रकार का काम रहता है? ये बात सही है, चूँकि हम हिंदू जागरण मंच का काम कर देखते हैं तो निश्चित ही हम संस्कार और संस्कृति देने का, उसको स्थापित करने का कार्य करते हैं जी। हम ये चाहते हैं कि सभी समाज में सभी लोग आपसी सद्भावना से रहे, किंतु अगर कोई हिंदुओं के ऊपर कोई किसी प्रकार की हमला होता है तो उसके लिए हम सदैव तत्पर खड़े रहते हैं जी। ये बात तय है। किंतु फिर भी हम ये चाहते हैं कि सभी व्यक्तियों में संस्कार हों, आपसी सद्भावना से रहें जी। और अपनी जो सनातन धर्म है उसके ऊपर आगे बढ़ें जी। और उसके लिए हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे घर से हम प्रारंभ करेंगे, हमारे विद्यालयों में करेंगे। हम हमारे जो ये आदिवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी हम लोग इस विषय के ऊपर लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में इनको शिक्षा देने का, संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं। जो सनातन धर्म है उसके बारे में शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा लंबे समय से कार्य किया जा रहा है। तो हिंदू जागरण मंच वास्तव में समाजोत्थान की दिशा में काम कर रहा है, संस्कार देने का काम ये संगठन कर रहा है। और प्रताप भानु जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे, जिस प्रकार से विचारधाराओं की बात हुई है, विचारधाराएं जब किसी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो कहा जा सकता है कि उस पूरे स्थान का रहन सहन, जीवन पद्धति, वहाँ का आचार विचार, सब जिस प्रकार से परिवर्तन होता है। और यदि हम बात करें पिछले 300-400 वर्षों की, तो भारत का जो क्षेत्र है, भारत का, या हम कहें सांस्कृतिक भारत की जो बात होती है, भारत के आसपास के जो नए देश बन गए हैं पिछले 100-200 वर्षों के अंदर अंदर, उनमें जिस प्रकार का परिवर्तन आया है, अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं, बांग्लादेश की बात हो सकती है, इधर आपके म्यांमार है या पाकिस्तान है, इन सब देशों की बात हो सकती है। क्या लगता है यहाँ जो आज जिस प्रकार का रहन सहन, जिस प्रकार के लोग, जिस प्रकार का विचार दिखता है, और 200 वर्ष पहले जिस प्रकार का विचार, जिस प्रकार का के जीवन मूल्य वहां दिखते थे, उनमें परिवर्तन जो आया है पिछले 200 वर्षों में, क्या कारण मानते हैं? किस कारण से इतना परिवर्तन? ये परिवर्तन स्पष्ट है। आप देखिए 200 वर्ष पहले ये सब भारत के देश थे, उसके पश्चात इन देशों के अंदर हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का ह्रास हुआ है और ये दमन पूरे एक तलवार के माध्यम से ये ह्रास हुआ है। आज बांग्लादेश की हालत आप देखिए, वहाँ पे कितनी संख्या रह गई है और वहाँ किस तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, किस प्रकार से संस्कृति को, सभ्यता को और वहाँ की जो स्थापत्य कला को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है जी। आज अफगानिस्तान में देखिए कुल 6000 की संख्या में लोग वहाँ रह गए हैं, सिख समाज के लोग। सभी लोग वहाँ से या तो पलायन कर गए हैं या धर्मांतरण हो गया उनका। ऐसा कार्य पाकिस्तान में किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी दमन पूर्वक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और हमारे जो मंदिर हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो शक्ति के केंद्र हैं, उन सबको खंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, विलोपित किया जा रहा है। इस तरीके का प्रयास एक बहुत बड़े एजेंडे से, योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है जी। हम इसी बात के लिए प्रयास करते हैं कि जो भी वहाँ पे इस तरीके के कार्य हो रहे हैं वो किसी तरीके से भारत सरकार के माध्यम से रुके और हमारे देश के अंदर इस प्रकार के उनका जो भाव है वो यहाँ पैदा नहीं हो जी। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में भी इस प्रकार की गतिविधियाँ आए, जैसा कि अभी आप मेवात क्षेत्र में हो रहा है जी। ऐसा नहीं होना तो प्रताप भानु जी का ये कहना है कि बाहर जिस प्रकार से संस्कृतियों पर आघात पहुंचाया जा रहा है, केंद्र सरकार से ये आग्रह भी इस प्रकार का कर रहे हैं कि संस्कृतियों पर जो आघात हो रहा है उसमें भी केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस प्रकार से कुछ वर्ष पहले पूरे विश्व ने देखा, अफगानिस्तान में बामियान में जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी उनको तालिबान ने जिस प्रकार से तहस नहस किया, वो केवल मूर्तियां नहीं टूटी हैं, वो केवल विचार पर आघात नहीं हुआ है, वो जिस प्रकार की एक प्रकार से हम कह सकते हैं विशिष्ट कला जो थी उसको भी नष्ट करने का काम उस दौर में वहां आतंकवादियों ने किया है। आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमने अभी बात की अफगानिस्तान की, पाकिस्तान या बांग्लादेश की, एक प्रकार से लगातार आघात होता है जो लोग अल्पसंख्यक हैं वहाँ, या ये कह सकते हैं कि जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनको भी विभिन्न प्रकार के कष्ट वहाँ झेलने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, थाईलैंड की,
जहां पर ये कहा जाता है कि आज भी राजा जो है वो राम का प्रतिनिधि होता है, एयरवेज जो है, फ्लाइट है, गरुड़ के नाम से है, भगवान गणेश की मूर्तियां वहां दिखती हैं, इतना परिवर्तन क्यों? ये इसके अंदर स्पष्ट रूप से अगर अपन देखेंगे तो ये निश्चित रूप से कट्टरवाद के ऊपर ही अपना सोच जाता है जी। क्योंकि वहाँ की मानसिकता में कट्टरवाद नहीं है जी। जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर कट्टरवाद जिस प्रकार से फैला है, इसलिए कट्टरवाद की वजह से ही वहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ के लोगों में कट्टरवाद नहीं है। तो प्रताप भानु जी का ये भी स्पष्ट कहना है कि जहाँ जहाँ कट्टरता बढ़ी है, जहाँ जहाँ सहिष्णुता कम हुई है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और वास्तव में थाईलैंड का या इंडोनेशिया का या और भी कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर चाहे पूजा पद्धति बदली होगी, उपासना पद्धति बदली होगी, लेकिन उनके जो जीवन मूल्य हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, उसी पर वो चलते आ रहे हैं। और सनातन परंपराएं भी इसी प्रकार की हैं, बहुत सहिष्णु परंपराएं हैं। वो कहते हैं कि आप जैसे चाहे वैसे रहें, आप चाहे जिसको माने, चाहे जिसको पूजें, लेकिन अपने देश के मान बिंदुओं का अवश्य सम्मान कीजिए। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये कहता है, जिस हिंदुत्व की बात होती है वो केवल राम और कृष्ण को मानने वाला हिंदुत्व नहीं है, उसमें सभी प्रकार की पूजा पद्धतियों को वो शामिल करते हैं। वो कहते हैं नेशन फर्स्ट बट वैल्यू मस्ट। वैल्यू मस्ट की जो बात है वो ही इस सनातन को विशिष्ट बनाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। ये अमृत बरसाने का काम विचारधाराओं का है। विचारधाराओं का काम किसी को भयभीत करना नहीं है। पूरे विश्व में फिर से एक बार पुनः सुख हो, शांति हो, इसी मंगल कामना के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। प्रताप भानु जी, आप आए, इस विषय पर बहुत सार्थक चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।